आज हम लोग बात करेंगे पंचायत और नगर पालिकाओं की। तो आज की क्लास में देखिए हम लोग जो आपको पढ़ाएंगे, एक तो सबसे पहले पंचायत पंचायत के प्रावधान क्या हैं, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, पंचायत से संबंधित कौन से आर्टिकल्स हैं, फिर इसके अलावा इससे संबंधित शेड्यूल या अनुसूची कौन सी है, किस भाग में आती है, फिर पंचायत की जो संवैधानिक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। और इसके अलावा अन्य चीज़ों को हम देखेंगे। तो थोड़ा सा सिलेबस में आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, पंचायत से रिलेटेड जो टॉपिक है हमारे, वो है मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ठीक है, पंचायती राज संगठन, शक्तियाँ, शहरी स्थानीय स्वशासन, संगठन एवं शक्तियाँ और स्थानीय स्वशासन में वित्त, नौकरशाही और स्वायत्तता का महत्व। तो इतने क्वेश्चंस जो हैं आपके इसके अंतर्गत दिए गए हैं। और इनमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके मेंस में पूछे गए हैं हम वो भी कवर कर लेंगे, और प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम कवर कर लेंगे। अब थोड़ा सा कल की क्लास को याद कर लेते हैं कि कल थोड़ा सा बताया था हमने आपको कि पंचायत जो है वो संविधान के भाग 9 के अंतर्गत है। पंचायत पार्ट 9 कैसे याद रखेंगे? पंचायत की जो स्पेलिंग है उसमें 9 ही अल्फ़ाबेट हैं। तो पंचायत किस में है? पी से पंचायत और पी से पार्ट, तो पार्ट 9 के अंतर्गत है। फिर दूसरी चीज ये है कि इसकी शेड्यूल या अनुसूची कौन सी है। तो रोमन में जो 9 होता है ना आपका, देखिए ये रहा पंचायत। तो पंचायत की स्पेलिंग में कितने अल्फाबेट है? 9। तो इस तरीके से इसका जो पार्ट है संविधान में, वो पार्ट या भाग क्या है संविधान में? तो भाग 9 के अंतर्गत है। 9 को अगर हम उल्टा कर दें तो ये कैसा हो जाता है? 11 हो जाता है। तो अनुसूची या शेड्यूल क्या है पंचायत की? तो किस शेड्यूल में है? अनुसूची 11 के अंतर्गत पंचायतों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल्स की बात करें तो 243 से 243 ओ तक के आर्टिकल्स जो हैं वो पंचायतों के लिए दिए गए हैं। और इस जो अनुसूची 11 है, इस अनुसूची 11 में पंचायत से संबंधित कितनी पावर्स हैं? ठीक है, तो 29 पावर मतलब बेसिकली जिन पर ये कार्य कर सकती है। तो पंचायत 29 विषयों पर कानून बना सकती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पंचायतों के कितने कार्य होते हैं। तो पंचायतों के 29 कार्य जो हैं वो होते हैं। सेम चीज अगर आप म्यूनिसिपैलिटीज या नगर पालिका पे अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पार्ट या भाग 9A हो जाएगा। ठीक है, अनुसूची 11 के बाद अनुसूची 12 हो जाएगी। तो शेड्यूल 12, चलो रोमन में ही लिख रहे हैं तो उसी में लिख देते हैं। तो शेड्यूल 12 हो जाएगी आपकी। और आर्टिकल 243 तक तो हम पहुंच ही गए, ओ तक। तो पी से जेड जी तक ये पाजी होगा, ऐसे याद रख लो। तो पी से यानी 243 पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जेड ए जेड बी जेड सी जेड डी जेड ई जेड एफ और जेड जी तक के आर्टिकल है। और आज आपको मैं ये सारे आर्टिकल याद कराने के बाद ही जाने दूंगा। तो अब आप देख लीजिए कितनी जल्दी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 243 ए बी सी डी तक, ओ तक के प्रोविजन, फिर पी से जेड जी तक के प्रोविजन, ये सब हम आज पढ़ेंगे और हम आपको याद कराने के पहले जाने नहीं देंगे। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा तो आपको मैंने बताया था कल, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से दिया गया है। तो 73वें संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, जबकि नगर पालिकाओं को 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब ये एक्ट कब से लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को हम क्या कहते हैं? पंचायती राज डे या पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो खूब आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे अगर आपसे एकदम से क्वेश्चन आ जाए शेड्यूल 11, क्या क्वेश्चन आ जाए? अनुसूची
11। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपसे 2 मार्कर में, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछना उन्हें। और अगर मान लो बाय डिफॉल्ट ये कितने में पूछ ले, 7 नंबर में, मैं कह रहा हूँ और ज्यादा ये 10 नंबर में ही पूछ ले 11वीं अनुसूची, तो क्या करोगे? पंचायत लिखनी है आपको, जितनी पंचायत बोलोगे, बोले हम उतनी पंचायत बता देंगे, आप 11 में नहीं 111 में पूछ लो। भाई पंचायत पे तो बहुत सारी, तो दिमाग में एकदम टेंशन में नहीं आना कि यार अभी तो हमें बस यही पता था कि अनुसूची 11 जो है, अब ये जो अनुसूची 11 या शेड्यूल 11 है, ये भारतीय संविधान में किससे जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई, और इसमें पंचायतों से संबंधित शक्तियां, उत्तरदायित्व और प्राधिकार की बात की जाती है। अब जो भी पंचायत के फंक्शन है वो किस में दिए गए हैं? अनुसूची 11 में। यानी कि अगर आपको कुछ ज्यादा नहीं लिखना तो आप क्या बता सकते हो, इनमें 29 विषयों का वर्णन है और 29 विषयों को आप यहाँ डाल सकते हैं। दूसरे तरीके से अब और क्या, तो पंचायत कैसी व्यवस्था है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो आप ये बता सकते हैं कि 3 टायर सिस्टम है ये। और 3 टायर सिस्टम जो है वो कैसा है? तो सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर जनपद और फिर जिला पंचायत, 3 स्तर पर आप पंचायत देखते हैं। तो इन सबको आप बता सकते हैं। सेम क्वेश्चन अगर आपसे 12th शेड्यूल में पूछ लिया जाए, तो 12th शेड्यूल या 12वीं अनुसूची जोड़ी किससे गई? 74 अमेंडमेंट 19, अच्छा ये 82 हो जाएगा किसी का, नहीं तो 1992 से जोड़ी गई। 82 नहीं लिखा वो, आजकल राइटिंग बहुत खराब होती जा रही है मेरी, पता नहीं कैसे। तो 1992 के माध्यम से जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची थी, और इसके अंतर्गत कितने विषय? तो 18 सब्जेक्ट या मैटर्स को बताया गया है, यानी कि नगर पालिका 18 विषयों पर कानून बना सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हमने थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था कि पंचायतों की जो ऐतिहासिकता है, अगर हम ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड यानी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल में जाते हैं, तो पंचायतों के लिए या स्थानीय स्वशासन के लिए जो प्रयास अच्छे से किए गए और जो लागू हुए, वो किसके थे? लॉर्ड रिपन, रिपन के, लॉर्ड नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो रिपन के ये प्रावधान थे। इन प्रावधानों के अंतर्गत क्या किया गया? तो इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक या फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। इसके बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया, तो पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को, तो 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ? राजस्थान के नागौर में लागू की गई थी। ठीक है, तो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया था, और इसके लिए जो रिकमेंडेशन आई थी वो बलवंत राय मेहता समिति की थी। इसीलिए बलवंत राय मेहता समिति को क्या कहा जाता है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक, तो फादर ऑफ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत। इसके अलावा इन्हें फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण के जनक के रूप में भी जानते हैं। इसके अलावा मैंने 2-3 बातें और बताई थी कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो 2 टायर सिस्टम जो है वो अशोक मेहता समिति की रिकमेंडेशन पर आई। ठीक है, उन्होंने 2 स्तरीय की बात की। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायत एल.एम. सिंघवी समिति की अनुशंसा पर आया था। ये एक जर्नल व्यू है जो पंचायत से, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो इतनी बात तो हो गई आपकी इनसे संबंधित। चले आगे, अब एक एक करके हम चीजों को कंप्लीट करना शुरू करते हैं। आर्टिकल अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं। तो देखिए, पंचायत की जो संवैधानिक स्थिति है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या कॉन्स्टिट्यूलाइजेशन जो पंचायत का है, वो एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक स्थिति मिली। संविधान के भाग 11 में 243 से ओ तक 29 विषयों का वर्णन किया गया है। संवैधानिक संस्थाएं जिनका चुनाव हर 5 वर्ष पर होता है, सब जानते हैं ये। ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर की पंचायतों का गठन होता है। और ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होती है, उन राज्यों में मध्यवर्ती स्तर नहीं होता है। जैसे नीचे स्तर पे क्या था? ग्राम पंचायत, उसके ऊपर जनपद और फिर जिला।
तो ये जो मिडिल वाला स्तर है या मध्यवर्ती स्तर है, तो जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होती है उनमें ये बीच वाले स्तर नहीं होता है। और द्विस्तरीय या टू टायर सिस्टम ऑफ पंचायत के लिए रिकमेंडेशन किसकी थी? अशोक मेहता समिति की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी उसमें मध्य स्तर की पंचायत का गठन नहीं होगा। इसका जस्ट उल्टा स्टेटमेंट दे देते हैं, या 20 लाख की जगह 40 लाख कर देते हैं, 30 लाख कर देते हैं। तो 20 लाख से कम अगर किसी राज्य की जनसंख्या है तो वहां पे दो ही स्तर होंगे, यानी सबसे ऊपरी स्तर और सबसे निचला स्तर, मिडिल वाला लेयर नहीं होगी। ठीक है, त्रिस्तरीय ढांचागत व्यवस्था है जो 73वें संशोधन से जोड़ी गई थी और इन्हें संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की गई थी। ठीक है, एक नया भाग 9 जोड़ा गया और इससे संबंधित विषयों को लाया गया। एक ब्रीफ, चलिए ओवरव्यू दे देते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें संवैधानिक आधार, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? 73rd अमेंडमेंट से लागू कब हुआ? ठीक है, तो एनफोर्समेंट डेट 24 अप्रैल 1993। संविधान का भाग 9 और आर्टिकल 243 से 243 ओ, शेड्यूल अनुसूची 11वीं अनुसूची, कितने विषय? 29 सब्जेक्ट हैं। संरचना त्रिस्तरीय, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति यानी जनपद पंचायत वाली, और जिला परिषद यानी कि जिला पंचायत वाली। ठीक है, मध्य प्रदेश का ही पढ़ना है इसलिए मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ। ग्राम सभा, तो ग्राम सभा में कौन होते हैं? तो ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता सदस्य होते हैं। तो ऑल रजिस्टर्ड वोटर, जो भी रजिस्टर्ड वोटर होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। तो ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ द विलेज, ये इसके सदस्य हैं। कार्यकाल या टेन्योर 5 ईयर का होता है। इनके इलेक्शन, तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि पंचायतों के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग या स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, और पंचायत और नगर पालिका, यही दो चुनाव हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग या स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है, अब इसमें होता है इससे संबंधित राज्य निर्वाचन आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल या गवर्नर के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही बात है। चुनाव क्या होता है? तो भंग होने पर चुनाव, तो अगर पंचायत को भंग कर दिया गया, डिसोल्यूशन कर दिया गया, तो 6 मंथ के अंदर चुनाव होते हैं। ठीक है, कितने मंथ के अंदर? 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होते हैं। आरक्षण, SC ST OBC और महिलाओं को आरक्षण है। ठीक है, ध्यान रखना। और महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण है, तो महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है। फिर राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो प्रत्येक 5 वर्ष पर, ठीक है ना, गठित होता है और पंचायतों के वित्तीय संसाधनों की सिफारिश करता है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है, जो प्रत्येक 5 वर्ष पर ये गठित होता है। आर्टिकल कौन सा होगा? 243I। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो, पैसा आई, वित्तीय बातें हैं ना, तो पैसा आई मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग 243I में होता है। ठीक है, वित्तीय अधिकार, फाइनेंशियल पावर, तो कर वसूलते हैं, शुल्क वसूलते हैं, सरकारी अनुदान लेते हैं, तो कैन लेवाई टैक्सेस, कलेक्ट फीस, रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये सब करते हैं। महत्व क्या है? तो ग्रामीण लोकतंत्र, स्थानीय विकास, सामाजिक न्याय और जन सहभागिता इनके आवश्यकता है। इस पे अभी आवश्यकता को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, बस अभी आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है, कि महत्व क्या है। तो किसको महत्व दे रहे हैं? स्ट्रेंथन ग्रासरूट डेमोक्रेसी, एंश्योर लोकल डेवलपमेंट, प्रमोट सोशल जस्टिस, पीपल्स पार्टिसिपेशन, इन सब के लिए इसकी आवश्यकता जो है वो होती है। ठीक है, तो एक ओवरव्यू है जिसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या होगी। अगर कुछ है तो पहले आप पूछ लीजिए। यहाँ से मैंने आपको, ठीक है, ये मैं नोट्स में भी आपके डाल दूंगा, तो एक बार आप इसको मैं दोबारा से फॉरवर्ड कर दूंगा। ये मैंने इसलिए कि पहले एक बार हमारे दिमाग में, जैसे अब होता है कभी कभी, अगर आपसे सीधा आ जाए जैसे बस पंचायतों की सामान्य जानकारी बताइए, तो एक ओवरव्यू आपके दिमाग में होना चाहिए कि इतनी चीज़ों को हमें इसमें इंक्लूड करना है। ये 7 मार्कर क्वेश्चन का बहुत अच्छा आंसर है, क्योंकि इसमें पंचायतों से जो हो सकता था वो लगभग सब इसमें इंक्लूड है। अच्छा, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीलिम्स के भी यहीं से आते हैं, क्योंकि इसके अलावा कुछ आता नहीं। किस किस संशोधन से किया गया, कब से पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, कौन सा अनुच्छेद है,
किस अनुसूची के अंतर्गत है, पंचायतों का भाग कौन सा है। तो ज़्यादातर टाइम में क्वेश्चन जो होते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। लाइव क्लास कोई पूछना चाह रहा है क्या पंचायतों के जो प्रोविजंस है, ये जो हमने आपको बताया कि पंचायतें जो हैं वो कैसी क्या स्थिति है? जल्दी रिप्लाई करिए बेटा, आगे बढ़े। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके मेंस में 2 बार पूछा जा चुका है, 2018 और 21 में। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको आर्टिकल बताएंगे। 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। तो की फीचर्स ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब बहुत परेशान नहीं होना है, आप बस इस पे फोकस करो। 73वां संविधान संशोधन, इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है? 73वां संविधान संशोधन ने क्या जोड़ा? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। मतलब पंचायत के जो प्रोविजन है वही 73rd में थे, क्योंकि इसी के माध्यम से तो उन्हें लागू किया गया। तो बस आपको यही बताना है। तो 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने में एक बड़ा कदम है। इसकी विशेषताएं, मैंने कहा आपका 2018 और 21 का मेंस का क्वेश्चन है। अब पंचायती राज व्यवस्थाओं की विशेषताएं क्या है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक है त्रिस्तरीय, 3 टायर सिस्टम है। हम सब जानते हैं कि भाई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। तो 73वें संशोधन के द्वारा भारत के समस्त राज्यों के लिए त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और इसे मध्य प्रदेश की स्थिति में क्या कहेंगे, जनपद पंचायत, और जिला स्तर पर जिला परिषद, और मध्य प्रदेश की स्थिति में जिला पंचायत। तो मध्य प्रदेश वाले तीनों स्तर पर पंचायत 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 करते हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है। ये हो गई बात। फिर आती है, इसने क्या किया, तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। तो एक नए अध्याय के रूप में भाग 9 पंचायत के शीर्षक के साथ आर्टिकल 243 और एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई। तो हमने ऑलरेडी अभी पहले भी पढ़ा है, ये चीज हुई। फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था। तो इस अधिनियम के द्वारा तीनों प्रकार की पंचायती राज व्यवस्थाओं में ग्राम स्तर पर वार्ड पंच, सरपंच, खंड स्तर पर पंचायत समिति के सदस्य, जिला स्तर पर जिला परिषद के सदस्य का जनता द्वारा सीधे निर्वाचन का प्रावधान किया गया। देखो उसमें हमने ये नहीं लिखा जिला पंचायत के अध्यक्ष का, आप गौर करिएगा, ना ही ये लिखा कि जनपद पंचायत के अध्यक्ष का या उपाध्यक्ष का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन, जैसे आप गांव में चलो, बिल्कुल सिंपल सा, गांव में है पंचायत, पंचायत में कौन होते हैं, सरपंच होते हैं और पंच होते हैं, ठीक है। इनके चुनाव कैसे होते हैं, डायरेक्ट वोट करते हैं, मैंने कुछ नहीं होता, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। इसके ऊपर चलो जनपद पंचायत, तो जो जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं उनके भी क्या होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और लोग उन्हें वोट करते हैं, जनपद पंचायत। फिर जिला पंचायत पे जाएंगे तो जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं इनके भी वोट जो है व्यक्ति सीधे डालते हैं। लेकिन जनपद पंचायत और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इनडायरेक्ट। क्यों? देखो मान लीजिए कि मैंने पंचायत में वोट किया, मैंने सरपंच साहब को वोट किया, अच्छा उसी समय हो जाएंगे सारी चीजें एक साथ। एक पर्ची आपको दे दी जाती है पंचायत के लिए, एक दे दी जाती है जनपद पंचायत के लिए। बोले आप जनपद में किसको डालना चाहते हैं, तो आपने डाल दिया। फिर एक जिला पंचायत की पर्ची भी होती, किसी ने डाला पंचायत में वोट जिसमें तीनों चीजें हो, ऐसा हुआ? बताइए अनुभव क्या था, क्या क्या कितनी आपको वो मिली थी कि एक ही बार में तीनों को डाल दिया था? कैसे, ईवीएम थी या डायरेक्ट थे? मतलब पर्ची मिली थी या ईवीएम से था? पर्ची थी, ठीक। कैसे किया, पहले एक बार आपने सरपंच को तय किया कि किसको वोट करना है, फिर आपने जनपद पंचायत के सदस्यों को भी वोट डाला होगा, और फिर आपने जिला पंचायत के सदस्यों को भी वोट डालते हैं। ये एक साथ हो जाती प्रक्रिया, क्योंकि ऐसे एक एक करके इलेक्शन कराएंगे तो हो गया इलेक्शन। तो ये सारी चीजें, अब मान लो जनपद के और जिला पंचायत के सदस्य चुन के आ गए, तो इन्हीं में से कोई एक व्यक्ति अध्यक्ष बन जाएगा जनपद पंचायत का और एक उपाध्यक्ष बन जाता है। अब होता ये कि जनपद और जिला पंचायत के चुनाव में जो पार्टीज हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करना शुरू कर देती, मतलब ये बीजेपी का है
ये कांग्रेस का है जिला पंचायत अध्यक्ष के सदस्य, और उसमें जिसके पास फिर पावर होती है, सीधे शब्दों में बोले, क्योंकि आप मान लीजिए कि किसी जगह पे 50 सदस्य हैं जिला पंचायत के, तो अब 50 सदस्यों में आपको कितने चाहिए? मैक्सिमम वोट चाहिए तो 26 चाहिए, क्योंकि उसके पहले तो आप बन नहीं सकते, तो वो उठा लेते हैं सदस्यों को। होता तो ऐसे ही है, सही बात तो यही है। या फिर क्या होता है दूसरी स्थिति, बोले सोच लेना कल हमारे फेवर में वोट नहीं किया तो तुम्हारा हम क्या कर सकते हैं। और ऐसे ही होते हैं इलेक्शन, सच बताएं तो ज्यादातर टाइम में आप ऐसे ही होते हैं। अच्छा कुछ नहीं कहते तो चुनाव के बाद कह देते हैं और कहते ही कहाँ हैं, चुनाव के बाद तो कर देते हैं। ठीक है, पता चले जनपद पंचायत सदस्य की किडनैपिंग हो गई या इनका एक्सीडेंट हो गया, नहीं होता। अच्छा ऐसे ही एक्चुअल में होता ही यही है। हाँ जी बोलिए मैडम। अच्छा भिंड में होते हैं आपके, बहुत बढ़िया है ये तो। व्यवहारिकता बता रहे हैं आप हमें अपने एरिया की। चलिए प्रत्यक्ष निर्वाचन समझ में आ गया। अब बात करते हैं संवैधानिक दर्जा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक संस्था के रूप में स्थानीय स्वशासन की एक इकाई के रूप में ग्राम सभा की संरचना की गई, जिसके लिए क्षेत्र के समस्त वयस्क मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाता है। तो ग्राम सभा में बेटा क्या होता है, उस पर्टिकुलर ग्राम पंचायत में जितने भी सदस्य होते हैं जो उसमें क्या है रजिस्टर्ड है, वो सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और ग्राम सभा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ग्राम सभा की बैठकें होंगी, ग्राम सभा में ही डिसीजन लिए जाएंगे। फिर पंचायतों का कार्यकाल, तो बेटा पंचायत ही नहीं, ये चीज आप नगर पालिकाओं पे भी कर लो, तो नगर पालिका और पंचायत दोनों का ही सामान्य कार्यकाल, नॉर्मल टेन्योर जो है वो 5 ईयर का होता है। ठीक है, तीनों स्तर पर। योग्यताएं, तो बड़े अच्छी योग्यताएं हैं। मध्य प्रदेश में तो अभी तक एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं है, राजस्थान ने कुछ 8 पास करके ऐसा कुछ। अच्छा मजेदार बात यह है कि अगर 8 पास कर भी दिया तो 8 पास तो ऐसे कर रहे हैं पीएचडी कर रखी हो उसने, मतलब ठीक है, कम से कम लिखते तो ग्रेजुएट तो लिखे। लेकिन पता है मैं क्वालिफिकेशन वाली चीज से मैं भी बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ। पढ़े लिखे होने से आप अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसा जरूरी है क्या? कह दो आप कैसा प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन सही बात यही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे दूं कि दुनिया के जितने बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं ना, वो सब नौकरी करते हैं। क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। दूसरे शब्दों में बता दें कि दुनिया के जितने बड़े अर्थशास्त्री हैं, मतलब जो विद्वान जिन्हें कहते हैं इकोनॉमिस्ट जो हैं, वो कोई भी क्या नहीं है, करोड़पति अरबपति नहीं है। और दुनिया में जितने बड़े अरबपति हैं वो कोई भी अर्थशास्त्री नहीं है। आप अच्छे से सर्च मारना और बताना, मतलब कोई भी इकोनॉमिस्ट नहीं है। मतलब समझ गए होंगे कि अर्थशास्त्री होने से आप करोड़पति नहीं हो सकते, और करोड़पति होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अर्थशास्त्री हो। ठीक है, तो जिंदगी में इस चीज को ऐसे अप्लाई करना है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि आप हायर डिग्रीज वाले हैं तो ही आपके पास कुछ होगा। आप अगर आप को प्रैक्टिकल नॉलेज है, आप चीज़ों को मतलब होता है ना मेंटेन करना जानते हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से रेगुलेट कर ले जाते हैं ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अनपढ़ हों और तब आप करोड़पति बनेंगे। इसका अर्थ अभी कई लोग बहुत अनोखा उल्टा अर्थ लगाते हैं इस चीज का। कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं इसलिए अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट या व्यवसायी बन जाएंगे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको सिद्धांत पता है, लेकिन उन सिद्धांतों का जो व्यवहारिक रूप है जिसे उपयोग करके आप करोड़पति या अरबपति या उद्योगपति बनते हैं, वो एक अलग चीज होती है। तो दोनों चीजें कहीं ना कहीं। हाँ, अब जैसे आज की डेट में आप बात करें, एलन मस्क जैसे लोग, सुना होगा नाम। ठीक है, तो एलन मस्क जो हैं, अभी पता है उन्हें कितने का पैकेज दिया है कंपनी ने उन्हीं की? आज का पेपर पढ़ा आपने? मैं तो अमाउंट ही भूल गया, बहुत ज्यादा था। कितना हो सकता है, आप कितना सोच सकते हो? पता नहीं, कुछ 1,80,000 करोड़ के आसपास। अब मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, कुछ मतलब जल्दी जल्दी नाश्ता करते करते पलटाया था पेपर, तो मात्र कितना, अगर आप 1,80,000 करोड़, मतलब समझ रहे हो, करोड़ नहीं,
1.8 लाख करोड़, तो कुछ तो करेगा बंदा। ठीक है, समझ में आ रही? तो बेसिकली यही एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ 21 वर्ष आयु निर्धारित की गई है पंचायतों के लिए, और कुछ भी नहीं, बस निर्वाचन में वो भाग ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पंचायत में वोट डालने की या किसी भी जगह वोट डालने की एज 18 ही है, वोटिंग एज 18 है। लेकिन अगर आपको पंचायत मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इन तीनों के सदस्य बनना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 होनी चाहिए। ठीक है। फिर है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पंचायतों के लिए चुनाव कराना, इनकी तैयारी करना, मतदाता सूची तैयार कराना, चुनाव का आयोजन, निरीक्षण करना, ये सब स्टेट इलेक्शन कमीशन या राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। ठीक है। फिर राज्य वित्त आयोग, तो इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय समीक्षा के लिए क्या किया गया? प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करती है। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं हम? बढ़िया, मुझे लगा आप क्वेश्चन भूल गए होंगे। तो 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं। ठीक है। तो की फीचर्स या की कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखो, आप अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसा कर दो कि पंचायतों की विशेषताएं, तो भी तो यही है। पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताएं, तो भी यही है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम 73rd की जगह 74 कर दें कि 74वें संविधान संशोधन की विशेषताएं, क्योंकि 74वां संविधान संशोधन किसके लिए? नगर पालिका के लिए। तो क्या चीज बदलेगी? राज्य वित्त आयोग होगा, निर्वाचन आयोग होगा, सदस्यों की योग्यताएं 21 वर्षीय होंगी, पंचायतों की जगह क्या लिख दोगे अब आप? नगर पालिका का कार्यकाल। ठीक है। फिर ग्राम सभा, बस ये नहीं होगी भाई। ग्राम सभा नगरों में होगी क्या? नगर पालिका, नगर पालिका में 3 स्तर, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। अब इनमें अगर या तो नगर सभा होती, नगर सभा होती नहीं है, तो ग्राम सभा का प्रोविजन वहां, देखो कम पढ़ के ज्यादा कर ले जा, नहीं इसके ले, और नहीं तो फिर मैं एक बार लिखवाना शुरू करूं ये 74वें के प्रावधान। कर लोगे ना? समझ में आ रही क्या बोला? ग्राम सभा नहीं होगी। फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था होगी। लेकिन अब आप क्या करेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं, तो यहाँ क्या करेंगे? नगर पालिका के तीनों स्तर पर, यानी नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था होगी। संवैधानिक दर्जा भाग 9 की जगह भाग 9 का या ए, भाई 74वां है ना, 243 सही है, पी से जेड जी तक, और अनुसूची 74वें से 12वीं अनुसूची। समझ में आ रहा है? त्रिस्तरीय तो यहाँ भी है, 73वें की जगह क्या कर दोगे? 74वां। और 74वें में क्या करोगे? नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ये 3 स्तरीय व्यवस्था है। तो इससे हमने एक प्रश्न आपका अगला बना दिया, 74वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं। हो जाएगा? क्या क्या बताए, बताओ जल्दी से। हाँ जी, बोलते जाओ। प्रावधान क्या है? 1, त्रिस्तरीय व्यवस्था। 2, संवैधानिक दर्जा। 3, ग्राम सभा। ठीक है, तो वहां नहीं होगी नगर पालिका वाले में। 4, सॉरी, डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष निर्वाचन। 5, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, कार्यकाल, योग्यताएं। बधाई हो, क्वेश्चन खत्म। अब यहां से थोड़ा सा ऑडियो बंद करो, किसका ऑन है ये? तो ऑडियो बंद कर लो, सुनाई नहीं देती है किसी को? भी देखता हूँ किसका ऑन है। सबके ऑफ है, मुझे क्यों सुनाई दे रहा था? अच्छा चलो, बंद कर लीजिए। आप लोग म्यूट करके रखिए जब तक आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है, ठीक है? इसलिए क्योंकि अगर आसपास हवा भी आती है ना बेटा, तो वो सीधी मुझे कान में आती है मेरे। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या बात कर रहे हैं।
कहने का मतलब ये है, एक्चुअली जैसे क्या होता है, आपके आसपास अगर फैन चल रहा है तो आपके जो भी मोबाइल या आप हेडफोन यूज कर रहे हैं उससे वो एयर आएगी और सीधी मुझे सुनाई देती है, और मुझे ऐसा लगता है मेरे कान में ही बोल रहा है कोई। इसलिए थोड़ा सा जब भी क्वेश्चन नहीं पूछे तब तक आप ऑन मत रखिए। आपको क्वेश्चन पूछना हो मेरी बात खत्म होने के बाद तो पूछ लीजिए। अब आप पहले तो ये बताइए, जितनी बातें हमने की, एक तो हमने आपको ये बताया, क्या बताया, ये पंचायतों की एक सामान्य सी इंट्रोडक्शन की क्या क्या है, 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं और 74वें संविधान संशोधन की विशेषताएं। क्लियर? कोई समस्या किसी को यहाँ तक? कर पाएंगे? देखो हर एक क्वेश्चन को आप बोलो तो मुझे कुछ नहीं है, मुझे तो कट कॉपी पेस्ट नहीं पेस्ट की जरूरत नहीं है, बस कट और कॉपी करनी है, कुछ चीज़ें तो मैं और भी डाल दूंगा, बट ये कि आपका फिर कंटेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको फिर रिवीजन में दिक्कत होती है। इसलिए स्किल पे काम करिए कि हर एक क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता, कि भाई क्या ऐसी आवश्यकता है कि हमें स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता पड़ी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। देखिए भारत में लगभग 68% ग्रामीण जनसंख्या है, इसलिए अच्छा एग्जैक्ट कितनी है रूरल पॉपुलेशन? बोले आपने लिखा है तो सही लिखा होगा, मन में तो ख्याल ऐसे ही आता होगा, 68.8। आप लोगों को जो नोट्स भेजेंगे तो वो उसमें यही होगी, ठीक है। 0.8 इसमें आ नहीं पाया कहीं से, इसलिए क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत रूरल या ग्रामीण जनसंख्या है। तो रूरल पॉपुलेशन 68.8 है, यानी बची कितनी, 31.2%। कैसी होगी, अगर 68.8 रूरल है तो बची कितनी, 31.2 अर्बन या शहरी जनसंख्या होगी, ठीक है। तो इसलिए इस स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए स्थानीय स्वशासन एक अति आवश्यक पहल है। स्थानीय स्वशासन की आवश्यकताएं निम्नलिखित है, ठीक है। तो इंडिया हैज अबाउट 68.8% रूरल पॉपुलेशन, देयरफॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव टू मैनेज दिस सिचुएशन। अब देखते हैं क्या क्या आवश्यकताएं। तो पहले राजनीतिक और प्रशासनिक जागरूकता लाने के लिए, अब आप सोचो कि पंचायतें लाने की आवश्यकता क्यों हुई या नगर पालिकाओं को लाने की आवश्यकता क्यों हुई। इससे एक तो राजनीतिक प्रशासनिक जागरूकता आएगी, उच्च संस्था मतलब विधानसभा और लोकसभा, इनका कार्यभार कम होगा, प्रजातंत्र की नींव मजबूत होगी, निर्णयों में तीव्रता होगी, जनता की आवश्यकता की उचित पूर्ति करना और उसकी समस्या को हल करना। भाई आपको पता है ना कि गांव की समस्या क्या है, आप उस स्तर पर उसे आसानी से समझ भी सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जनता और राज्य के परस्पर अंतर संबंध हेतु, तो जनता और राज्य के बीच में एक अच्छा संबंध होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम जिन्हें सरपंच या जिला पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत सदस्य उपाध्यक्ष बनाएंगे, इसके अलावा हम नगर पालिका के बनाएंगे। अब इन्हीं में प्रतिनिधि के रूप में जिला पंचायत और नगर निगम वगैरह में कौन होते हैं, एमएलए और एमपी भी होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। तो इनके माध्यम से आपकी बात कहाँ तक पहुँच रही है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक भी पहुँचती है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी समस्याएं हैं स्थानीय स्तर पर उनका आकलन करना आसान होगा और उनका समाधान करना आसान होगा। भाई गांव की समस्या गांव से ही कोई व्यक्ति है वो ज्यादा बेहतर समझ पाएगा, बजाय डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए कलेक्टर या फिर कहें कि प्रधानमंत्री के माध्यम से। और दूसरी बात, हर बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे ये भी बड़ा मुश्किल तरीका है। भाई आपके गांव में लाइट नहीं आ रही, ठीक है, सबसे ज्यादा जो समस्या होती है गांव में वो क्या होती है, लाइट नहीं है, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी या बिजली, बिजली बोलते हैं, हाँ बिजली की समस्या है। दूसरी समस्या पानी, ठीक है। तीसरी बिल्कुल रोड सड़क की समस्या, सड़क की समस्या बहुत होती है। चौथी समस्या, अच्छा ये रोड की समस्या में अभी जो जो सीजन चल रहा है इस समय समझ में आती है गांव की स्थितियां कितनी, क्या बोले हम, बदतर हैं या बेहतरीन है। अच्छे गांव हैं जहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हैं वहाँ बेहतरीन है, और नहीं तो ऐसी स्थितियां हैं कि आप बस निकल जाओ आपका इतना इतना हिस्सा कीचड़ में सना होगा,
और आज भी कई गांवों में ये स्थिति है। वो तो भला करो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की, कि गांवों से मुख्य मार्गों तक की रोड बन गए। अगर ये योजना नहीं होती प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो विश्वास मानो गांव में क्या स्थितियां रहा करेंगी। पता है बारिश के सीजन में लोग कैसे जाते होंगे, मतलब उनके लिए ये जो रेनी सीजन है वो कितना डिफिकल्ट सीजन। और आज भी कई जगह जहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाया वहाँ ये समस्याएं बहुत हैं। तो एक रोड हो गया, इसके अलावा एक और समस्या क्या है? एजुकेशन। बिल्कुल, शिक्षा के लिए एजुकेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन उसके लिए हमें धन्यवाद देना होगा किसका? क्या आया भारत में? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसके माध्यम से हर 3 से 5 किलोमीटर में स्कूल हो गए हैं। अब काफी हद तक हैं। देखो, आप ये मत कहना कि बिल्कुल ही नहीं है, चीजें हैं, लेकिन कुछ जगह नहीं भी हो सकती हैं। तो ये मुख्य समस्याएं हैं। इसके अलावा एक और समस्या क्या है गांव की? एकदम इंटरव्यू में पूछते हैं आप अगर किसी गांव से हो स्पेशली, कि गांव की मुख्य समस्याएं क्या है, तो देखो रोड हो गई, बिजली, पानी, और क्या? शिक्षा। ठीक है, अब स्वास्थ्य है समस्या। अच्छा, बड़ी बात ये है कि क्या है, पीएचसी तो है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, लेकिन उस पर डॉक्टर नहीं मिलते आपको। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और बड़ी बात ये है कि कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो ऐसे हैं जो हफ्ते में 1 या 2 दिन खुलते हैं, क्यों? ऐसे ही होता है ना। और वो 1-2 दिन में भी, मतलब आप डॉक्टर को न जा, मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि आप डॉक्टर की शक्ल कभी कभार ही देख पाते हो विशेष अवसरों पे, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, या कोई बैठक है या कलेक्टर का दौरा है। ठीक है, इन स्थितियों में ही आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के दर्शन होते हैं। लेकिन ये चीज़ हर जगह नहीं है। बहुत सारे अच्छे गांव हैं जो अवेयर हैं, जहां डॉक्टर्स या जो भी सबॉर्डिनेट स्टाफ अपॉइंट है उन्हें जाना पड़ता है, नहीं जाते हैं तो तुरंत शिकायत कर देते हैं वो। ठीक है, तो ये एक समस्या है, मतलब स्वास्थ्य की। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आधारभूत ढांचे की समस्याएं हैं, और इन समस्याओं को ग्रामीण स्तर पर ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है और उनका निवारण ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या शहरी स्थानीय स्वशासन से क्या हुआ कि लोग जैसे ही कहते हैं हमारे यहाँ रोड नहीं है, अगला चुनाव आने वाला है, आप देखो चुनाव के पहले रोड डल जाएगा। फिर 4 साल रोड वो कैसा होता है वो एक अलग कहानी होती है, लेकिन रोड डल जाया करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक समस्याएं, मतलब स्वास्थ्य की, शिक्षा की, इसके अलावा सड़क की, पानी की, बिजली की, ये कॉमन समस्याएं हैं जो गांव में होती हैं। ठीक है, हाँ जी, बोल दीजिए, और कोई समस्या है आपके गांव में? आप जाके शिकायत तो कर दो टीचर की, किस टीचर पढ़ाते नहीं है। तो तो बोल तो रहे हैं, आप जाके शिकायत करो। स्थानीय सरकार की प्रणाली को अपनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि इसके माध्यम से देश के सभी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। विदित है कि लोकतंत्र की सफलता सत्ता के विकेंद्रीकरण पर निर्भर करता है, और स्थानीय स्वशासन के माध्यम से शक्तियों का सही विकेंद्रीकरण करना संभव हो पाता है। क्योंकि आपको पता है पंचायत और नगर पालिकाएं जो हैं वो किस पे हैं? डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण पर ही आधारित हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन, क्या? स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता। एक तो हमारे देश में, अगर इसी क्वेश्चन को हम बोले मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता, कोई बात नहीं, हम यहाँ मध्य प्रदेश की लगभग, अब हम बोलेंगे 72% जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है, और बाकी सब का सब आप एज इट इज कर देंगे। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ दोनों फॉर्मेट में, कि अगर कुछ चेंज होके आता है तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए। और वैसे भी स्थानीय स्वशासन तो कहाँ लिखा कि मध्य प्रदेश का नहीं हो सकता? आवश्यकता है तो मध्य प्रदेश का लिख दें तो मध्य प्रदेश में, नहीं लिखें तो भारत का जिंदाबाद। ठीक है, और अगर यूपी पीएससी दें तो यूपी का जिंदाबाद। बस जनसंख्या बदलती जाएगी, यही होगा ना, और तो कुछ बदलेगा नहीं। बाकी तो सब यही है। स्थानीय स्वशासन के महत्व, तो अगर हम महत्व की बात करें तो देखिए, एक तो लीडरशिप डेवलपमेंट हो रहा है, नेतृत्व विकास हो रहा है, आर्थिक सुधार हो रहे हैं,
अलगाववाद में कमी आ रही है, ठीक है। तो सेपरेटिज्म की भावना कम हो रही है, शैक्षणिक सुधार हो रहे हैं, रूढ़िवादिता कम हो रही है, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म कम होगा, इसके अलावा असमानता में कमी आएगी, ठीक है। इसके अलावा जागरूकता में वृद्धि होगी और अधोसंरचनात्मक विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। तो देखिए आप, बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि भाई इससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक तो गांव के स्तर पर नेता बन गए। अच्छा, वो नेताजी जो सरपंच जी होते हैं वो बड़े गर्व से बोलते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या बोलते हैं वो, एकदम मतलब आप जैसे हम भोपाल जा रहे हैं विधायक जी से मिलने, ठीक है। अरे पंचायत जो वो आई ओटीटी, उसमें भी यही कहानी है पूरी। तो और थोड़ा बड़ा नेता होगा अगर पर सरपंच थोड़ा और एक्टिव। अच्छा मजेदार बात बताऊं मैं आपको, जो अभी नहीं बता सकता, रिकॉर्डिंग चल रही है, बाद में बताएंगे क्लास खत्म होने के, ठीक है, कि एक्चुअली स्थिति क्या होती है भोपाल या दिल्ली जाने पे लोगों की, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, आवश्यकता की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आवश्यकता के बाद इंपॉर्टेंस या महत्व, तो एक नेतृत्व का विकास हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या रिफॉर्म हो रहा है, अलगाववाद में कमी, शैक्षणिक सुधार, रूढ़िवादिता में कमी, असमानता में कमी, जागरूकता में वृद्धि, ठीक है, अधोसंरचनात्मक विकास। तो स्थानीय स्वशासन में सदस्यों का स्थानीय लोगों के साथ घनिष्ठ और घनिष्ठ संपर्क होता है। स्वाभाविक रूप से यह भ्रष्टाचार से मुक्त रहता है और वास्तविक सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को कार्य करता है। तो स्थानीय स्वशासन आमतौर पर लोगों को लोकतंत्र एकजुट करता है और उन्हें बिना किसी पूर्वाग्रह के अपनी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो ये तो थी आवश्यकता, इससे संबंधित बातें। हाँ जी बोलिए। सॉरी, फिर से बोलो, क्या कह रहे हैं आप। हाँ जी, चेकियर आते हैं स्कूल में, हाँ तो सरपंच के काम करने को चेक करने के लिए, मतलब क्या चेक करेगा सरपंच का, कि रोड डलवाया या नहीं। देखिए ऑडिट तो सबका होता है। नहीं, ऐसा लगता है आपको, ऑडिट सबका होता है। और जैसे कि जिला कलेक्टर या एसडीएम के माध्यम से गांव में जो कार्य हो रहे हैं, जहाँ पे भी व्यवस्थाएं नहीं है वो चेक की जाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आप जब डिप्टी कलेक्टर बन जाए तो आप हर एक गांव में जाइएगा और सारे गांव के जो भी आपके अंडर में हो सब डिवीजन के आप चेक करिएगा, आपके अधिकारता में रहेंगे वो, ठीक है। और जिस याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर और एसडीएम जो आपका सब डिवीजन पर होता है उसके ही कंट्रोल में पूरा सिस्टम होता है। इसके अलावा एक बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो वो भी आपकी पंचायत से संबंधित कामों को देखरेख करता है। और अगर कोई कार्य नहीं हो रहा होता है या भ्रष्टाचार होता है तो वो राज्य शासन को उसकी जानकारी दे सकता है, ठीक है। चलिए हाँ बोलिए, और कुछ कहना है। चलो, भारत या मध्य प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष विद्यमान चुनौतियां या समस्याएं, ये क्वेश्चन भी बेटा आ चुका है आपका 2018 में। अब आप ऐसे सोचो, देखो ये क्वेश्चन ना बहुत एकदम जनरल अवेयरनेस के हैं, आपको इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान लगाने की आवश्यकता नहीं है। पंचायती राज ग्रामीण जन समुदाय से अत्यधिक निकटवर्ती जुड़ाव रखता है, सही रूप में क्रियान्वयन होना अति आवश्यक है। तो इसके क्रियान्वयन में क्या क्या चुनौतियां आती हैं, अब देखो पंचायतों में सबसे पहले जो सरपंच होते हैं, जैसे ही आप उनके पास जाओ, सरपंच साहब रोड डलवा दो, यार देख लो पैसा नहीं दे रही है सरकार, क्या नहीं है, वित्त की समस्या है। अच्छा, ये तो हर क्षेत्र में मिलेगी आपको, ये एक ऐसी समस्या है, आपसे कभी कोई प्रॉब्लम पूछे कि इसमें ये समस्या, तो आप पहले नंबर पे लिख देना साहब पैसा की समस्या है। अगर आपको बहुत ही ठेठ लिखना है तो ऐसे क्या लिख देते हैं, लैक ऑफ फाइनेंस, वित्त की समस्या है। फिर अनुमोदन प्रक्रिया धीमी, ठीक है, तो स्लो अप्रूवल प्रोसेस है। अब मान लो सरपंच साहब ने लिख के भेज दिया, ठीक है, ऊपर जिले में कि भैया हमारे गांव में सड़क नहीं है, हमने इसका अनुमोदन कर दिया, अब आप इसको क्या कर दो, मंजूरी दे दो। तो ये जो अप्रूवल प्रोसेस है वो बड़ी ही धीमी है। अच्छा, वो वहाँ जिले वाले बोलेंगे फंड ही नहीं है, अच्छा उनने भी यही बोल दिया। दूसरा, फंड आ रहा है, फंड आ जाएगा तो हम कर देंगे अप्रूव।
और ज्यादा, मान लो उन्हें अप्रूव भी कर दिया, तो अब किसके पास पहुंचती है सारी कहानी? फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। तो फाइनेंस वाले पूछते हैं नहीं भैया इस वाले सेशन में हमारे पास पैसा नहीं है, और जैसे ही फाइनेंस ने मना किया आपके पास सारे अप्रूवल हो तब भी काम नहीं होता है। आपको पता है ना कभी कभी तो ज्वाइनिंग लेट क्यों होती है? क्योंकि वित्त मंत्रालय कहता है देखो अभी इन्हें ज्वाइनिंग तो दे दोगे, पैसा कहाँ से दोगे? तो उस स्थिति में क्या करते हैं, बोले 2-3 महीने ज्वाइनिंग नहीं दो, 2-3 महीने की भी सैलरी बचेगी तो बहुत सैलरी होगी। अगर मान लो 500 लोगों को अपॉइंट करना है और ऑन एन एवरेज 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए सैलरी देनी है, करो कैलकुलेट, आपको लगता होगा कि कितना फर्क पड़ेगा, लेकिन वो बहुत हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, स्लो अप्रूवल प्रोसेस है, राजनीतिक और प्रशासनिक, रुक जाओ आप चुप रहना बिल्कुल, राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल। और आपको मैंने कितनी बार बोला है बेटा कि पहले कंप्लीट हो जाने दिया करें आप पूरी क्वेश्चन को। तो राजनीतिक व प्रशासनिक हस्तक्षेप जो है वो महत्वपूर्ण है। क्या होता है, जैसे पंचायत है, ठीक है, पंचायतों ने क्या किया कि कोई नेता आ गए, वो कह रहे हैं नहीं नहीं रोड यहां से डलेगी, ठीक है, प्रशासनिक कलेक्टर ने कहा नहीं फंड नहीं मिलेगा जाओ। तो आपको यहाँ क्या हो रहा है, तो बेसिकली पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस हो रहा है, बहुत होता है ये इंटरफेरेंस। और स्पेशली क्या है कि पूरा पैसा जो है ना वो जिला से आता है। अब जिले में क्या है, सीधी बात, विधायक जी भी बैठे हैं वहाँ, उस क्षेत्र के सांसद भी हैं, तो इनका प्रभाव, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी है। तो अब विधायक, सांसद, कलेक्टर, इन 3 लोगों से, और जिला पंचायत अध्यक्ष, तो इन स्थितियों में समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। प्रशिक्षित कर्मियों की कमी, ठीक है, तो इनके पास क्या नहीं है, एक्सपर्ट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नहीं है, अपर्याप्त भागीदारी, पूरे तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं है या इनएडेक्वेट पार्टिसिपेशन है, भ्रष्टाचार खूब होता है, आपको अच्छे से पता है, पक्षपात होता है। इसके अलावा अन्य में पंचायतों के विकास की उपेक्षा की गई है, तो पंचायतों का उतना डेवलपमेंट नहीं होता है जितना होना चाहिए। राजनीतिक शिक्षा व जागरूकता की कमी है, तो पॉलिटिकल अवेयरनेस कम है, एजुकेशन कम है, ठीक है। इसके अलावा कर्मचारी और बुनियादी ढांचे की कमी है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो पंचायती राज व्यवस्थाओं को देखनी पड़ती हैं। ये भारत में पंचायती राज व्यवस्था की चुनौतियां हैं तब भी, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की चुनौतियां हैं तब भी, ठीक है। और अगर यही पंचायती राज व्यवस्थाओं की जगह अगर ये क्या बोलते हैं स्थानीय स्वशासन की समस्याएं, सॉरी स्थानीय शहरी स्वशासन यानी कि नगर पालिकाओं की समस्याएं, तब भी आपकी यही समस्याएं होंगी। देखो आप गौर करो, यहाँ हमने क्या किया, पंचायतों की जगह नगर पालिका कर दिया। वित्त का अभाव उनके पास भी है, नगर निगम वाले हमेशा कहते रहते हैं पैसे ही नहीं है, हम कहाँ से सफाई कर्मी लगा दें, आपके पीछे जो कूड़ा का ढेर लगा हुआ है, बोले गाड़ियाँ नहीं है, इतने लोग नहीं है, हमारे पास अमला नहीं है। एट द एंड क्या हो रहा है, पैसा नहीं है तभी सब कुछ नहीं है। पैसा हो तो जेसीबी लगा के आप 1 मिनट अभी सफाई करोगे तो गड्ढा खोद दोगे, सफाई करके आप, मतलब वहाँ कूड़ा कहाँ बचेगा? चाहो तो कर सकते हो ना। इंदौर में हो रहा है ना काम, कि नहीं हो रहा है? ठीक है, इनके लिए भी वही स्लो अप्रूवल है, राजनीतिक प्रशासनिक हस्तक्षेप, ठीक है, एक्सपर्ट कर्मी नहीं है, अप्रत्याप भारीदारी, पक्षपात, भ्रष्टाचार, विकास की जानकारी नहीं है, राजनीतिक जागरूकता नहीं है, शिक्षा की जागरूकता नहीं है, कर्मचारी बुनियादी ढांचे की कमी, ये सारी समस्याएं आपकी पंचायत, नगरपालिका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था या राज्य में पंचायती राज व्यवस्था, किसी भी स्टेट की पीएससी या कोई भी एग्जाम दो, आपको समस्याएं यही लिखनी है, यही एग्जाम का ट्रेंड रहेगा। और देखो आप बहुत व्यवहारिक सोचो, आप बस ऐसे सोचो कि आप मान लो किसी जगह पे सरपंच हो, ठीक है, अब एक सरपंच को अगर अच्छा काम करना है तो उसको किन किन प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहली, अच्छा याद रखिए, मैक्सिमम सिस्टम्स में जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, लैक ऑफ फाइनेंस। क्योंकि अगर वित्त की समस्या नहीं होगी ना तो बाकी चीजें सॉल्व की जा सकती हैं, ठीक है। अब फाइनेंस नहीं है, फाइनेंस क्यों नहीं है, क्योंकि अप्रूवल प्रोसेस स्लो है, ठीक है। फाइनेंस क्यों नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। फाइनेंस क्यों नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस है, यानी राजनीतिक हस्तक्षेप भी है, प्रशासनिक हस्तक्षेप भी है। मुद्दा क्या है, जैसे कोई सरपंच बन के आ गया,
जिले में जिला पंचायत का अध्यक्ष जो है वो बीजेपी का हो और गांव में सरपंच जो हो वो मान लो कांग्रेस का हो, देखो ऐसे समझो तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब सारे फंड जो हैं वो किसके पास हैं, जिला में है सारे फंड। अब वो क्या बोलेगा, कुछ नहीं, आप दे दो, आपने एप्लीकेशन दे दी जिले में, कलेक्टर अगर अनुमोदित भी करना चाहते हैं तो जिला पंचायत अध्यक्ष के हाथ में जो फंड है, क्योंकि उसकी रिकमेंडेशन भी जरूरी है, जो जिला योजना समिति बनाई गई है जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, अब उसमें है तो जिला पंचायत अध्यक्ष। अब ऐसी स्थिति में मान लो वो उसको रिकमेंड नहीं करता है या उसे वो डिले करेगा और 5 साल तक निकालता रहेगा। अच्छा, इसका खामियाजा किसे मिलेगा, सरपंच को, क्योंकि क्या वो गांव वाले बहुत गुस्साएंगे, सरपंच साहब 5 साल निकाल दिए लेकिन रोड नहीं बनवा पाया आपने। अब वो रोड बनवाए कहाँ से, जैसे पंचायत जो ओटीटी आई है इसमें भी तो रोड ही की समस्या है। रोड तो तब बनेगा ना जब पैसा होगा, और पैसा वो रिलीज करेंगे नहीं। अब आपके पास अगर नहीं है पैसा पंचायत के, और पंचायत के पास खुद के इतने बड़े संसाधन होते नहीं है कि जिनके अब भैया एक बात बताओ, किसी गांव में एक मेला लगता होगा, हफ्ते में एक हाट लगती होगी, ठीक है, कितना पैसा आ रहा है उस मेले से और हाट से पंचायतों को, बहुत ही कम। ठीक है, इसके अलावा तो ये निर्भर किस पे है, मतलब और इसमें अगर जैसे कहें तो राज्य सरकार पर अत्यधिक निर्भरता, वो है तो वित्त का अभाव ही बेसिकली, तो ओवर डिपेंडेंसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है उन पर वित्तीय निर्भरता है। और राज्य सरकार की समस्याएं पता क्या है, कि केंद्र सरकार पर अत्यधिक निर्भरता। तो मतलब अगर केंद्र से राज्य को पैसा नहीं आया तो राज्य से पंचायतों को पैसा नहीं आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब राज्यों के जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो केंद्र में जाता है और केंद्र से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है राज्यों की तरफ। अब ये जो टैक्स कलेक्शन में, इसमें केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में जो टैक्सेस का विभाजन है वो डिसाइड कौन कर रहा है, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। अब वित्त आयोग ने अगर रिकमेंडेशन कम की दी तो इन्हें कम पैसा मिलेगा। अच्छा, उन्होंने, उनकी तो सिर्फ अनुशंसाएं हैं, रिकमेंडेशन, उन्होंने कहा कि राज्य को इतने परसेंट दे देना। अब उसके बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी तो मुद्दा है, क्योंकि आपने कह दिया कि भाई आप 42% दे देना, लेकिन केंद्र ने कहा कि हमारे पास पैसे ही नहीं है इतना, हम कहाँ से देंगे। तो अब रिकमेंडेशन कुछ भी हो, रिकमेंडेशन से थोड़ी आपको, भाई जैसे 1 लाख करोड़ का टैक्स प्राप्त हुआ, और अगर मध्य प्रदेश से 1 लाख करोड़ का टैक्स प्राप्त हुआ है तो वो 42,000 करोड़ आने चाहिए रिकमेंडेशन के अनुसार। एक मिनट बेटा। आ जाइए आ जाइए। तो इनके जो चुनौतियां हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट चुनौती, अच्छा ऐसे ये बहुत सारी समस्याएं आपको बहुत सारे क्षेत्रों में मिल जाएंगी। जैसे एक कॉमन बात करें, वित्त का अभाव लगभग हर जगह है। आपसे कोई भी प्रॉब्लम पूछे ना तो फाइनेंस की प्रॉब्लम ओवरऑल इंडिया में ही विद्यमान है और हर क्षेत्र में विद्यमान है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखें एक ये बुनियादी ढांचे की कमी। बुनियादी ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पैसा कम होगा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है ना। तो ये एक ऐसी कमी है जो हमेशा रहने वाली है। फिर राजनीतिक प्रशासनिक हस्तक्षेप, ये भी लगभग हर क्षेत्र में आपको विद्यमान मिल जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस होता ही है। तो ये ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो पंचायत नगर पालिकाओं की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर चुनौती है तो वो चुनौतियां यहाँ भी विद्यमान रहेंगी आपकी, मतलब ये वाली चुनौतियां वहाँ पर भी रहेंगी, इनको आपको ध्यान रखना है। तो ये तो थी चुनौतियों वाला क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं, हमने कहा था आपको आर्टिकल्स बताने हैं पंचायत और नगर पालिका के, तो मैं दोनों के एक साथ बता देता हूँ आपको, तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी हो जाएंगे। और
देखते हैं आपको कितने याद रहते हैं। अब देखिए, कल हमने जो आपको थोड़ा सा बताया था कि पंचायत पार्ट 9 में है और नगर पालिकाएं पार्ट 9 ए में है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल 243 से 243 ओ तक के जो आर्टिकल्स हैं वो पंचायत से संबंधित हैं, और नगर पालिका के कहाँ से 243 पी से जेड जी तक के आर्टिकल्स जो हैं वो नगर पालिकाओं से संबंधित होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 243 में क्या है, डेफिनेशन है, यानी कि पंचायतों से संबंधित जो टर्मिनोलॉजीज होंगी उनकी परिभाषा जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो 243 में डेफिनेशन है। अब आ जाते हैं हम ए। तो ए में है ग्राम सभा। 243 ए में ग्राम सभा, पहले मैं पंचायत की बता रहा हूँ, फिर उसे नगर पालिका से हम कनेक्ट कर लेंगे। अब नगर ग्राम पंचायत है तो उसमें क्या है, एक ग्राम सभा होती है पंचायत में। तो ए ग्राम सभा, ये आपसे डायरेक्ट प्रीलिम्स में ही पूछा गया है कि पंचायतों के लिए ग्राम सभा का प्रावधान किस आर्टिकल में। तो क्या है, ग्राम सभा, ए ग्राम सभा, ऐसा समझ लो, एक ग्राम सभा ही होती है। तो ए मतलब एक। फिर बी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत, पंचायतों का गठन। तो पंचायतों का गठन करते हैं। अब गठन करते हैं तो पंचायतों की संरचना होगी। तो सी में संरचना है 243 सी। तो कॉम्पोजिशन, सी संरचना, हिंदी में आसान है थोड़ा याद करना, सी में संरचना। तो संरचना का मतलब जैसे ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर जनपद पंचायत, सबसे ऊपरी स्तर पर जिला पंचायत, ये संरचना है इनकी। ठीक है। फिर डी आता है 243 डी। तो डी में रिजर्व्ड, कैसे याद रखोगे, डी रिजर्व्ड, यानी पंचायतों के लिए स्थानों का आरक्षण है। तो अब यहाँ रिजर्वेशन की जो बात की जाती है, इसमें रिजर्वेशन कैसे कैसे हैं। तो एक होता है एससी को रिजर्वेशन, एक होता है एसटी को रिजर्वेशन, और एक होता है महिला को रिजर्वेशन। बेटा एससी और एसटी का रिजर्वेशन जो है वो जनसंख्या के आधार पर, मतलब उस राज्य में एससी की जो जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या के उतने परसेंट एससी को रिजर्वेशन मिल जाएगा। एसटी का रिजर्वेशन भी जनसंख्या के आधार पर है। और महिलाओं का रिजर्वेशन जो है वो कुल जनसंख्या के 1/3 है। तो यहाँ पर महिलाओं को कुल सीटें जो हैं उनकी 1/3 सीटें, ठीक है, किसको जाएंगी, महिलाओं के लिए रहेंगी। जैसे आज हम बात करें मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, तो अब मध्य प्रदेश में 55 जिला पंचायतें बन जाएंगी। और 55 जिला पंचायतों में से 1/3 जो अध्यक्ष होंगे जिला पंचायतों के वो कौन होंगी, महिलाएं होंगी, विमेन होंगी। ठीक है। तो महिलाओं को 1/3 आरक्षण। अब यहाँ पे मुद्दा आता है कि क्या मध्य प्रदेश में यही लागू है, तो नहीं, कम से कम 1/3 आरक्षण होना चाहिए। अब अगर राज्य चाहें तो इसे कितना कर सकते हैं, 50% तक कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें इसकी, एमपी में स्पेशली, तो महिलाओं को कितना रिजर्वेशन है, महिलाओं को बेटा 50% आरक्षण जो है वो दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है। महिला, देखो अब 2 पॉइंट आ जाते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलत कर देंगे अगर पूछा जाए। देखो, पंचायतों के 2 प्रकार के प्रावधान होते हैं। एक होते हैं अनिवार्य, कैसे, अनिवार्य यानी कंपलसरी, और एक होते हैं ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब वॉलेंट्री। अनिवार्य लक्षण क्या है, अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पंचायतों के अनिवार्य प्रावधान, कंपलसरी प्रोविजन फॉर द पंचायत, या कहें नगर पालिकाओं के भी। सबसे अच्छा तरीका क्या है, स्थानीय संस्थाओं के या स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के अनिवार्य प्रावधान। तो एक अनिवार्य प्रावधान क्या है, ग्राम सभा होगी। ये कंपलसरी प्रोविजन है कि हर एक पंचायत में, हर एक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी। दूसरा, एससी को रिजर्वेशन। तीसरा, एसटी को रिजर्वेशन। चौथा, लेकिन महिलाओं को कितना,
कम से कम 1/3 आरक्षण कुल सीटों का। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसके अलावा राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये कंपलसरी प्रावधान है। ठीक है। अब अगर हम बात करें ऐच्छिक की, तो ऐच्छिक क्या हो सकते हैं कि महिलाओं को हम 1/3 की जगह कितना आरक्षण दे दें, 50%। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महिलाओं को 50% जो रिजर्वेशन या आरक्षण है वो कैसा है, वॉलेंट्री या ऐच्छिक है, मैंडेटरी नहीं है। राज्य चाहें तो इसे 50% कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा एक ओबीसी और बचा इनको आरक्षण, तो ओबीसी का जो आरक्षण है वो भी ऐच्छिक है। एससी एसटी को रिजर्वेशन देने के बाद उस राज्य में जो ओबीसी की पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है। लेकिन ये कैसा है, अच्छा लोग यहाँ रख देंगे इसे, एससी एसटी है तो ओबीसी और महिला सब एक साथ कर देते, नहीं। तो अब आपको समझ में आया कि महिलाओं का 1/3 पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को 1/3 स्थानों का आरक्षण, ठीक है। तो रिजर्वेशन फॉर वन, ठीक है, या 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन, कैसा प्रोविजन, कंपलसरी है, और 50% वॉलेंट्री है कि भैया ठीक है आपको लगता है कि आपको ज़्यादा देना है आप दे दो। और ओबीसी के लिए भी जो आरक्षण है वो कैसा है, ठीक है, वॉलेंट्री या ऐच्छिक आरक्षण के अंतर्गत, ऐच्छिक प्रावधान के अंतर्गत आता है। तो ये कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि पंचायत या नगर पालिकाओं के कंपलसरी प्रोविजन, तो ग्राम सभा होगी, एससी के लिए आरक्षण, एसटी के लिए आरक्षण, इसके अलावा महिलाओं को 1/3 आरक्षण, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, ये कंपलसरी हैं इनको। और आप ऐसे सोचो कि पंचायती राज व्यवस्थाएं या स्थानीय स्वशासन में नगर पालिकाएं, इनको क्या इनके बिना किया जा सकता, बस नगर पालिकाओं में क्या नहीं होगी, ग्राम सभा नहीं होगी, क्योंकि ग्राम में नगर सभा जैसा कोई प्रावधान होता नहीं, बाकी सब वहां भी लागू हो जाएगा। ठीक है। शहरी स्थानीय स्वशासन के अनिवार्य प्रावधान, तो जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके अनिवार्य प्रावधान में क्या, रिजर्वेशन फॉर एससी, रिजर्वेशन फॉर एसटी, 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन और फॉर्मेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये आपके कैसे प्रोविजन होंगे, कंपलसरी प्रोविजन होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, आपको समझ में आ रही है बात यहाँ तक, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो अब आ जाते हैं आर्टिकल्स पे। तो यहाँ आपको समझ में आया कि स्थानों का आरक्षण की बात जो हम कर रहे हैं वो किस तरीके की है। फिर इसके बाद 243E, तो ई में टेन्योर है यानी ड्यूरेशन है। ठीक है, तो कार्यकाल, अब पंचायतों का अवधि या कार्यकाल कितना है, तो सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इससे पहले अगर ये भंग हो जाएंगी तो इनके निर्वाचन 6 महीने में कराने होंगे। फिर ई के बाद एफ आता है, तो डिस्क्वालिफिकेशन, सदस्यता के लिए निर्हरताएं, कि कैसे पंचायत के जो सदस्य हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर एफ के बाद जी, तो इसे ऐसे याद रखो, पावर दे दो जी, तो पंचायतों के लिए पावर जो है वो यहीं पे है, तो पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। ठीक है, तो पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व जो है वो 243G में है। ठीक है, पावर दे दो जी, तो पावर जो है वो किस में, 243G में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी पंचायतों के कार्य कहाँ होंगे, भाई जहां शक्तियां हैं आपके पास वहीं तो कार्य करोगे। अगर आपसे पूछे पंचायतों के 29 विषयों पर कार्य करने की शक्तियां क्या हैं, तो 243G के अंतर्गत। फिर एच, अब शक्ति दे दी, तो पंचायतों द्वारा अधिरोपित, कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां, तो पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाई एंड फंड्स ऑफ द पंचायत। तो बेसिकली अब आपको शक्ति दी तो अब आप टैक्स लगाओगे, पंचायत और नगर पालिकाएं क्या करती हैं, टैक्स लगाती हैं। तो 243H में क्या करेगा, इम्पोज, टैक्स इम्पोज करेगा यानी कर आरोपित करेगा। एच के बाद आई, तो अभी भी बताया था मैंने, आई मतलब पैसा आई, तो 243I में क्या है, ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग की बात
की गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो कहाँ पर है, 243 आई के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। यहाँ तक क्लियर। फिर इसके बाद आई के बाद जे। अब अच्छा, वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष पे राज्य का राज्यपाल करता है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन या राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष पर किसके द्वारा किया जाएगा, गवर्नर या राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। फिर अब पैसा आ गया, तो पैसा आता है तो ऑडिट कराना होता है कि उल्टी सीधी जगह पैसा खर्च ना कर दो। ठीक, तो ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ पंचायत, तो जे में है ऑडिट। ठीक है, तो सम परीक्षा है। फिर इसके बाद के, अब क्या कराना है, इलेक्शन। ठीक है, तो इलेक्शन टू द पंचायत, पंचायतों के लिए निर्वाचन, यानी यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात की जाएगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन की। के हो गया। एल के बाद, एल मतलब ऐसे हिंदी में याद रख लो, एल से लागू होना। तो पंचायतों के प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों पे लागू होना। तो 243 एल में क्या है, पंचायतों के जो प्रोविजंस हैं वो कहाँ लागू होंगे, संघ राज्य क्षेत्रों में। एल के बाद एम, एम से कर दो मना, मतलब पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरिया, तो कुछ क्षेत्रों में आपके प्रावधान जो है वो लागू नहीं होंगे। एम, और एम के बाद एन, तो जो विद्यमान विधियां और पंचायतों का बना रहना है, तो पहले से जो भी एग्जिस्टेंस लॉ थे पंचायतों के वो बने रहेंगे शुरुआती स्तर में। और एन के बाद ओ, ओ मतलब भैया तुम ना बोलो। ओ का मतलब क्या है, तुम ना बोलो से। तो वॉर टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। तो पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामले में कोर्ट को इंटरफेरेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये थे आपके 243 से 243 ओ तक के प्रोविजन। देखो सबसे पहले 243 में परिभाषा, ए ग्राम सभा, बी कॉन्स्टिट्यूशन यानी गठन, और सी कंपोजिशन यानी कि संरचना, और डी रिजर्व्ड आरक्षण, ई टेन्योर, एफ डिस्क्वालिफिकेशन निर्योग्यताएं, जी पावर दे दो जी यानी पंचायत की शक्तियां, और एच पावर मिलेगी तो आप टैक्स लगाओगे, एच टैक्स, आई और टैक्स लगाया तो पैसा आई, तो आई मतलब फाइनेंस कमीशन स्टेट का, और आई के बाद जे, जब पैसा आई तो ऑडिट कराई, तो जे में क्या होगा, ऑडिट या संपरीक्षा होगी। जे के बाद के इलेक्शन निर्वाचन आयोग, के बाद एल लागू होना, एम मना कर देना कुछ क्षेत्रों पे, एन जो विधियां चली आ रही हैं उन्हें एग्जिस्ट रहने दो, और ओ वॉर टू इंटरफेरेंस इन इलेक्टोरल मैटर्स, तो क्या है, निर्वाचन मामलों में कोर्ट के हस्तक्षेप का वर्जन। तो ये थे पंचायतों के प्रोविजन। 243 डेफिनेशन, जिनको याद नहीं हो रहे हैं वो लोग देखते जाएं, हम बोलते जाएंगे। तो पंचायतों से संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो आर्टिकल 243 में है। फिर इसके बाद ए ग्राम सभा, बी गठन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, और सी कॉम्पोजिशन, सी संरचना, डी रिजर्वेशन आरक्षण, डी के बाद ई टेन्योर यानी ड्यूरेशन कार्यकाल, ई के बाद एफ निर्योग्यताएं डिस्क्वालिफिकेशन, जी पावर दे दो शक्तियां, एच टैक्स शक्ति देंगे तो टैक्स लगाओगे, आई पैसा आएगा टैक्स लगाओगे तो फाइनेंस कमीशन स्टेट का, और आई के बाद जे पैसा आ गया तो ऑडिट कराओ, और जे के बाद के इलेक्शन, और एल लागू होना कुछ क्षेत्रों पे, एम कुछ क्षेत्रों के लिए मना करना, ओ कंटिन्यूएंस, ओ पहले बोल दी, एन था पहले, ठीक है, एन कुछ क्षेत्रों में कंटिन्यूएंस मतलब जो विधियां चल रही थी वो कंटिन्यू, और ओ मतलब ओ तुम ना बोलो, किससे बोल रहे हैं ये, ठीक है। तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, तो वॉर टू इंटरफेरेंस इन इलेक्टोरल मैटर्स बाय द कोर्ट। ये हो गया आपका पंचायत से संबंधित जो आर्टिकल्स थे उनके प्रावधान 243 से ओ तक के। अब नगर पालिकाओं से कनेक्ट करते हैं, चलो। तो देखो पहले तो आप कनेक्ट करो, जैसे यहाँ 243 से शुरू हो रहा था, यहाँ ये पी से शुरू हो रहा है नगर पालिका, तो पी से जेड जी तक, तो सबसे पहले वहां परिभाषा थी तो यहाँ परिभाषा आएगी पी में। अच्छा पी को ऐसे याद रख लो, पी से परिभाषा, अच्छा पी से पंचायत मत कर देना,
पी से परिभाषा किससे, नगर पालिका से संबंधित। अब इसके बाद क्यू आ गया। तो भैया क्या कर रहे थे, पंचायतों का गठन कर रहे थे। देखो याद रखना, यहाँ गांव में तो ग्राम सभा होगी, शहरों में शहर सभा नहीं होती ना ग्राम सभा, और ग्राम सभा शहरों में हो नहीं सकती। तो ये वाला प्रोविजन यहाँ नहीं है। तो पी के बाद फिर अगला अल्फाबेट क्यू। तो क्यू में क्या है, जैसे यहाँ गठन था यहाँ नगर पालिकाओं का गठन हो गया। क्यू के बाद आर, तो वहाँ पंचायतों की संरचना थी या नगर पालिकाओं की संरचना, तो पी क्यू आर एक जैसे हो गए। एस ये अलग है। तो जो यहाँ बार्ड समिति आदि का गठन और संरचना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ बार्ड कमिटी। तो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत में बार्ड कमिटीज होती हैं, तो इनके गठन और संरचना की बात की जा रही है। तो पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस में। तो एस में क्या है, बार्ड्स है। कैसे याद रखोगे, वार्ड्स। तो एस थोड़ा आपके दिमाग में बैठेगा। एस के बाद टी, सेम जैसा डी वैसा टी। तो डी में पंचायत का रिजर्वेशन, टी में नगर पालिकाओं का रिजर्वेशन। टी के बाद यू, तो ड्यूरेशन यानी कि नगर पालिका का कार्यकाल। यू के बाद वी, तो डिस्क्वालिफिकेशन। अब डिस्क्वालिफिकेशन के बाद क्या आया था, पावर। जैसे वहां जी में था पावर, और वैसे ही पावर की स्पेलिंग में डब्ल्यू आता ही है, POWER। तो डब्ल्यू में पावर, और पावर मिला तो लगा दो टैक्स। अच्छा टैक्स में एक्स, तो एक्स हो गया तो टैक्स। एक्स के बाद बाई, तो भैया जो आई थी वही बाई है, ऐसे याद रखो, जो आई वही बाई। तो आई कौन, फाइनेंस। तो बाई कौन, क्यों लिंक भेजी कि नहीं, लिंक भेजी कि नहीं है, जस्ट नहीं, बहुत देर की गई है लिंक, देखो जरा टाइम। बस ये ड्रॉबैक है लाइव का, छूट गई इनकी 4 मिनट की क्लास। और ये हाँ, निर्वाचन संबंधी मामलों में देखो, इलेक्शन डिस्प्यूट एक अलग कहानी है। निर्वाचन विवाद जब होगा, निर्वाचन संबंधी मामले का मतलब जैसे निर्वाचन की तारीख घोषित करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, निर्वाचन को कैसे कंडक्ट कराना है, तो ये सब जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में। उसका कारण है कि इसमें ऐसा नहीं हो कि बार बार कोई स्टे ऑर्डर ले आए, फिर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। और चीज़ें अब जैसे कहाँ कोर्ट कर सकता है, जैसे रिजर्वेशन पे अगर आपको पता हो तो ये मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट गया था, हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट में जब इलेक्शन संबंधी मामला गया, तो बेसिकली वो रिजर्वेशन संबंधी मामला था। राज्य में ओबीसी को राज्य सरकार कहना चाह रही थी कि हमें ज़्यादा सीट, अब चूंकि वो कैसा था, ऐच्छिक था ओबीसी का रिजर्वेशन, तो वो जनसंख्या के आधार पे देना था, तो राज्य सरकार उसको देना चाह रही थी, लेकिन उसमें कुछ डिस्प्यूट आ रहे थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट गया था। तो वो रिजर्वेशन संबंधी मामला था, निर्वाचन संबंधी नहीं। अच्छा लगता ऐसा है कि निर्वाचन और रिजर्वेशन एक जैसी स्थितियां, उस सीटों को लेके था कि कितनी सीटें किस तरीके से दी जाएं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको पता है क्या ऑर्डर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जैसी जनसंख्या है उसके आधार पर आप इनकी सीटों को एडजस्ट करो। तो जब पंचायतों में मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ओबीसी रिजर्वेशन की बात आई थी, तो जनसंख्या के आधार पर सीटों का एडजस्टमेंट किया गया था। तो कहीं सीटें बढ़ाई गई थी और कहीं सीटें घटाई गई थी, उस तरीके की चीज़ें यहाँ अप्लाई की गई थी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे चीज़ें। देखिए पंचायतों की तो ये हो गई चीज़ें। अब नगर पालिकाओं को अगर आप कनेक्ट करेंगे पंचायतों से ही, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि नगर पालिका की जो परिभाषा है, जैसे पंचायतों की परिभाषा 243 में थी, नगर पालिका की परिभाषा पी में है। इसके बाद क्यू आ गया, तो नगर पालिकाओं का गठन हो जाएगा, आर में संरचना हो जाएगी। इसके बाद एस में, एस अलग हो जाता है
क्योंकि एस में वार्ड कमिटीज होती हैं, जबकि ये वार्ड कमिटीज आपकी पंचायतों में नहीं थी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद टी, तो टी में है रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्व्ड, जैसे यहाँ पंचायतों का रिजर्वेशन डी में था तो नगर पालिकाओं का टी में। अब टी के बाद यू, तो ड्यूरेशन, तो नगर पालिकाओं का कार्यकाल है, और यू के बाद भी यानी डिस्क्वालिफिकेशन, निर्योग्यताएं, और यू के, ठीक है, तो ड्यू यू भी हो गया। भी के बाद डब्ल्यू, पावर, POWER, जैसे वहां पावर दे दो जी, जी में पंचायतों की पावर थी और यहाँ डब्ल्यू में क्या है, किसकी पावर है, नगर पालिकाओं की। उसके बाद पावर मिली थी तो टैक्स लगाया था, तो टैक्स, तो टैक्स में एक्स, तो किस में हो गया 243 एक्स में पंचायतों का नहीं नगर पालिकाओं का टैक्स लगाने की पावर। इसके बाद एक्स के बाद बाई, तो बेटा जो आई थी यानी जो स्टेट फाइनेंस आई में था वही स्टेट फाइनेंस बाई में है। अब लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना होगा 243 आई में जो स्टेट फाइनेंस है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ये पंचायतों के लिए, और 243 बाई में जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो म्यूनिसिपैलिटीज या नगर पालिकाओं के लिए। हालांकि जो बाई में है वही है जो आई में था, तो इसीलिए क्या कहा जाता है, जो आई है वही बाई है, आएगी कोई और जाएगी कोई और थोड़ी होता है। तो आई मतलब फाइनेंस कमीशन पैसा आई, ठीक है। और वाई के बाद जेड पैसा आ गया था तो हमने ऑडिट कराया था वहां, तो 243 जेड में क्या होगा, नगर पालिकाओं का ऑडिट या लेखा परीक्षण होगा। इसके बाद जेड एक, अब वहां क्या, तो इलेक्शन था, यहाँ भी इलेक्शन होगा, तो नगर पालिकाओं का निर्वाचन, यानी यहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाओं के लिए इलेक्शन कमीशन। और जेड ए के बाद जेड बी, तो वहां क्या हो रहा था, देखो यहाँ के बाद एल लागू कर रहे थे, तो यहाँ भी नगर पालिकाओं को कुछ क्षेत्रों के लिए लागू करना, जेड बी सी, तो वहां फिर कुछ क्षेत्रों के लिए क्या कर रहे थे, एम में मना, तो यहाँ सी में जेड सी में क्या करेंगे, मना कर देंगे। अब दो चीजें और जो चेंज आएंगी वो जेड ई और जेड डी और जेड ई होगा। ये दोनों प्रोविजन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से, अब देखो, जिला योजना समिति, कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी भी हम इसे बोल देते हैं, तो जो भी योजनाएं बन रही हैं उसके लिए जिला योजना समिति कहाँ है, म्यूनिसिपैलिटीज में। ध्यान रखना ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, पता उसने क्या किया था, 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जिला योजना समितियों का गठन किया गया। एकदम सरासर गलत है, लेकिन पता है इसे 99.99% बच्चे गलत करके आए थे, क्योंकि दिमाग में ये होता है कि पंचायतों के लिए योजनाएं बना कौन रहा है, जिला योजना समिति, क्योंकि ये तो पूरे जिले के लिए बना रही है, तो दिमाग में जाता है। अच्छा 73 और 74 पे दिमाग ही नहीं जाता, फिर उसने जिला योजना समिति के 3 बढ़िया से कार्य बता दिए और फिर पूछ रहा है क्या सही है, तो वो 73 पे दिमाग नहीं अटका, अटका कहाँ जाके दिमाग, कि हाँ सही तो है, जिला योजना समिति जिला स्तर पर होती है जो 73वें संशोधन से आती है। अच्छा जिला स्तर पर होती भी है, अच्छा जिले के लिए योजनाओं का निर्माण करती है, ये भी ठीक है। तो ध्यान रखना जिला योजना समिति का प्रोविजन 74वें संशोधन से आया, ना कि 73वें संशोधन से, क्योंकि यहाँ है जेड डी में। और ऐसी जेड ई होती है तो ये होती है महानगर योजना समिति, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी। तो कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग मतलब क्या, महानगरों में जो योजनाएं बनती हैं विकास के लिए वो जेड किस में होंगी, ई में। इसके बाद जेड एफ, तो वही विद्यमान विधियां जैसे यहाँ थी ना एन में कंटिन्यूएंस हो रहा था। और उसके बाद जेड जी, जैसे ओ में क्या था 243 ओ में वॉर टू इंटरफेरेंस, ओ तुम ना बोलो, मतलब कोर्ट को निर्वाचन संबंधी मामलों में मना किया गया था। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जेड जी, जड्डो जी तुम छोड़ दो, तुम ना बोलो। तो वॉर टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए मना किया गया है। ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना होगा कि कुछ चीजें, जैसे पंचायतों में एक ग्राम सभा है जो नगरों में नहीं हो सकती, नगर पालिका में एक वार्ड कमेटी है जो अलग है, और एक जेड डी में जिला योजना समिति है, और जेड ई में महानगर योजना समिति है। 3 प्रोविजन है जो नगर पालिकाओं में अलग से हैं, और बाकी एज इट इज जो पंचायत में है वही सेम कहानी आपको नगर पालिकाओं में देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं अगर आपसे दोनों को पैरेलल बताने के लिए बोलूं
तो टू आप लोग देखते जाइएगा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। ठीक है, देख इसलिए क्योंकि पहली बार जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा सा नया लगता है। तो देखिए 243 से 243 ओ तक पंचायतें हैं, 243 पी से जेड जी तक नगर पालिकाएं हैं। अब सबसे पहले जब हमने शुरू किया 243 यानी डेफिनेशन परिभाषा, और यहाँ नगर पालिकाओं के लिए पी से शुरू हुआ, तो पी में परिभाषा है, समझ लो पी परिभाषा। फिर इसके बाद ए आ गया तो ग्राम सभा। ठीक है, इसको ग्राम सभा को सिर्फ पंचायतों में रखना है, नगर पालिकाओं में इससे कोई काम नहीं कराना है, ना ये होती है। अब आ जाओ 243 बी गठन, तो यहाँ पी के बाद क्यू गठन नगर पालिकाओं का हो जाएगा। फिर बी के बाद क्या है सी, तो सी में संरचना किसकी, पंचायत की संरचना, यानी कि क्या कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत। तो यहाँ क्या पी हो गया था परिभाषा, क्यू गठन, आर संरचना स्ट्रक्चर, ऐसे याद रख लो, तो आर। अब इसके बाद क्या, तो सी के बाद डी, डी में क्या, तो क्या हो रहा है रिजर्वेशन। अब यहाँ आर के बाद एस आ गया, तो एस जो है ना बेटा, यहाँ पर वार्ड होते हैं, पंचायतों में उस तरीके की वार्ड कमिटीज नहीं होती, नगर पालिकाओं में होती हैं। तो ये जो वार्ड समितियों का गठन है और उनकी संरचना जो है वो 243 एस में है। तो ये एक पहला प्रावधान है जो अलग हो गया पंचायतों से। इसके बाद यहाँ डी है, तो यहाँ टी है रिजर्वेशन के लिए, और यहाँ डी के बाद ई आया, तो क्या है यू ड्यूरेशन कार्यकाल, तो यहाँ क्या टी के बाद यू तो ड्यूरेशन। इसके बाद डी के बाद ई हो गया, ई के बाद एफ, एफ डिस्क्वालिफिकेशन निर्योग्यताएं, और यहाँ क्या यू के बाद भी में डिस्क्वालिफिकेशन। इसके बाद ई के बाद एफ हो गया, एफ के बाद जी क्या करना था पावर दे दो जी, तो पावर हो गया शक्तियां मिली, और यहाँ शक्तियां कहाँ मिलेंगी डब्ल्यू में, क्योंकि पी ओ डब्ल्यू ई आर। और इसका जी के बाद क्या एच, शक्ति मिली तो टैक्स लगाओगे, तो पंचायतों का टैक्स एच में, नगर पालिकाओं का डब्ल्यू के बाद वैसे ही एक्स आता है तो टैक्स, इससे कनेक्ट कर लो, फिर डब्ल्यू हो गया। फिर इसके बाद एच के बाद आई, टैक्स लगाया तो पैसा आई, फाइनेंस कमीशन हो गया 243 आई में पंचायत का, तो यहाँ किसमें बाई में हो गया नगर पालिकाओं का फाइनेंस कमीशन। फिर इसके बाद आगे आई हो गया जे, तो पैसा आया तो ऑडिट कराएंगे, नहीं तो पैसा सब खा जाएंगे ये लोग, तो जे में ऑडिट सम परीक्षा, और यहाँ बाई के बाद जेड में ऑडिट। और फिर क्या किया इलेक्शन करा लो, तो 243 की में निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन, और यहाँ जेड ए में नगर पालिकाओं के लिए, के बाद एल लागू करना, यहाँ जेड बी में लागू करना। इसके बाद एम मना करना, यहाँ जेड सी में मना करना। एम के बाद एन, एन क्या है कंटिन्यूएंस, एन कंटिन्यूएंस मतलब जो भी कतिपय उपबंध है वो लागू रहना, तो एन। और यहाँ पर अब नहीं, यहाँ ध्यान रखना, अब जेड डी और जेड ई ये दो प्रोविजन अलग, तो जेड डी और जेड ई जो है वो कैसे हैं जिला योजना समिति, और जेड ई में महानगर योजना समिति, तो कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। इसके बाद जेड एफ में कंटिन्यूएंस आएगा, यानी यहाँ का एन जेड एफ से कनेक्ट होगा, और ओ तो हस्तक्षेप नहीं करने के लिए बात की गई है न्यायालय की। और यहाँ जेड जी में क्या कहा गया है कि आप कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे नगर पालिका के निर्वाचन संबंधी मामलों में। तो इस तरीके की चीजें हैं जो आपकी कहां से कहां तक रहेंगी 243 से ओ तक और पी से जेड जी तक। चलो सुना दो जल्दी जल्दी से, पहले पंचायत के सुनाओ। 243 पंचायत की परिभाषा, ए ग्राम सभा, बी गठन, सी संरचना, डी आरक्षण रिजर्वेशन, ई टेन्योर, एफ डिस्क्वालिफिकेशन, जी पावर दे दो जी, एच टैक्स लगा दो जी। फिर इसके बाद आई तो क्या आ गया टैक्स लगाया तो पैसा फाइनेंस कमीशन स्टेट का, जे ऑडिट करा लो, के इलेक्शन करा लो, एल लागू करा दो, एम मना कर दो, एन कंटिन्यू करो, ओ तुम ना बोलो। ठीक है, वॉर टू इंटरफेरेंस इन इलेक्टोरल मैटर्स बाय द कोर्ट। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके 243 से ओ तक। अब आ जाओ नगर पालिका पी से जी तक।
जेड जी तक, पी परिभाषा, क्यू गठन, आर संरचना कंपोजिशन, टी टी बोल दिया हमने, एस है ना, देखो पी, फिर से बोलते हैं, पी परिभाषा, क्यू कॉन्स्टिट्यूशन, आर कंपोजिशन यानी संरचना, एस वार्ड्स कमेटी उनका कंपोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद टी, टी डी टी रिजर्वेशन, टी के बाद यू ड्यूरेशन, यू के बाद भी डिस्क्वालिफिकेशन, वी के बाद डब्ल्यू, तो क्या होगा डब्ल्यू में, पावर, एक्स टैक्स, ये तो आप नहीं भूलोगे एक्स वाला, वाई आई भाई, तो जो आई वो ही भाई फाइनेंस कमीशन, वाई के बाद जेड ऑडिट, जेड ए इलेक्शन कमीशन नगर पालिकाओं के लिए, जेड बी इलेक्शन लागू लागू, जेड सी मना कर दो, जेड डी महानगर योजना समिति, जेड ई मेट्रोपॉलिटन यानी महानगर, और जेड ई के बाद एफ कंटिन्यूंस, और जेड जी अरे जान दो जी, जड्डो जी मतलब वही है ना, तुम ना बोलो जी। तो किससे मना कर रहे हैं कि जो नगर पालिकाएं हैं वो कह रही हैं कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं करना है। तो अमित वो दे देना ब्लूटूथ। योगी लाइव क्लास रिप्लाई करिए, आवाज आ रही है आपको, आ रही है? अब मुझे बताओ कि पंचायत और नगर पालिका के आर्टिकल्स थोड़े बहुत याद हुए या नहीं हो रहे हैं? देखो अगर ये आपने आज याद कर लिए तो आज आपकी उपलब्धि है, गणेश जी एकदम खुश हैं, ठीक है, और आपकी मुक्ति हो जाएगी इसके बाद में। ये वो सेक्शन है, अगर आपसे सीधा पूछें कि 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान, तो अगर आपको आर्टिकल भी याद है तो आप आर्टिकल के साथ लिख दो उत्तर। 243 में परिभाषा है, तो पंचायतों से संबंधित परिभाषा है। ए में ग्राम सभा है जो कि एक अनिवार्य लक्षण है। बी पंचायतों के गठन की बात की जाती है। सी संरचना की बात की जाती है, तो त्रिस्तरीय संरचना है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। डी पंचायतों में आरक्षण की बात है, तो आरक्षण में क्या है, एससी एसटी के लिए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जनसंख्या के आधार पर, और फिर इसके बाद महिलाओं को कम से कम 1/3 और मध्य प्रदेश में 50%, ठीक है। फिर इसके बाद जेडी के बाद डी के बाद ई यानी कि टेन्योर ड्यूरेशन, तो निर्वाचन 5 वर्ष का कार्यकाल सामान्यता होता है पंचायतों का। ई के बाद एफ डिस्क्वालिफिकेशन, तो पंचायतों के लिए निर्योग्यताएं कि किस आधार पर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एफ के बाद जी पावर्स, तो पंचायतों की जो शक्तियां हैं, यानी पंचायतों से संबंधित जो 29 विषयों पर ये कानून बना सकती है, तो वो 243 जी के अंतर्गत आता है। एच टैक्स लगाओ, तो भैया चुंगी कर ले लो, हाट से बाजारों से कर ले लो, ये सब होते हैं। एच के बाद आई वित्त आयोग, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। आई के बाद जे तो ऑडिट करेंगे इनके कामों का कि पैसा उड़ा तो नहीं रही है सरपंच और ये सब। और जे के बाद के तो निर्वाचन है, और के बाद एल तो कुछ क्षेत्रों में लागू करो, एल लागू, एम मना करो, ओ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्जन, तो वॉर टू इंटरफेरेंस इन इलेक्टोरल मैटर्स बाय द कोर्ट। ये हो गया पंचायत का, जो कि 73वें संशोधन से भाग 9 में अनुसूची 11 में थे। इसके बाद आप आते हैं 74वें संविधान संशोधन, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान, जो कि 243 पी से जेड जी तक है। जल्दी से पी से जेड तक के जितनी जल्दी सुनाओगे उतनी जल्दी छुट्टी। पी परिभाषा, क्यू गठन, आर संरचना, एस बोर्ड कमिटीज, टी रिजर्वेशन, डी यू ड्यूरेशन कार्यकाल, भी डिस्क्वालिफिकेशन, डब्ल्यू पावर, एक्स टैक्स नगर पालिकाओं के, बाई फाइनेंस कमीशन स्टेट का, जेड ऑडिट कराओ, जेड ए इलेक्शन कमीशन फॉर म्यूनिसिपैलिटीज नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन आयोग। फिर इसके बाद जेड बी
लागू करो, जेड सी लागू ना करो, जेड डी। ठीक है, तो क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिला योजना समिति, जेड ई महानगर योजना समिति, जेड एफ कंटिन्यूएंस एग्जिस्टेंस लॉ, एफ के बाद जी क्या है, जेड जी वॉर टू इंटरफेरेंस। हो गया, बस इसके बाद तो नहीं है, छोड़ो जी। तो क्लास को ख़त्म करते हैं जी। ये थी पंचायत से संबंधित मैक्सिमम बातें। थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हैं, तो हम लोग परसों थोड़ी सी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे हमने मेंस के कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिए जो पूछेगा कि आवश्यकता क्या क्या है, चुनौतियाँ क्या है। अच्छा, ये सरल क्वेश्चन है, मतलब अगर आपको ऐसा नहीं है कि यही चुनौतियाँ लिखना है, आपको जो अपने गाँव में दिखाई दे, जो आपने सुना हो, देखा हो, समझा हो, वो चुनौती भी आप लिख दोगे। कोई ऐसा चुनौती संवैधानिक प्रावधान नहीं है कि ये चुनौती संविधान में वर्णित है। मतलब आपको जो चुनौती दिखे वो आप बता सकते हो भाई, कि गांव में अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, जातिवाद ये भी एक बड़ी चुनौती है, क्षेत्रवाद एक बड़ी चुनौती है। अगर आप ऐसी चुनौतियों की बात करो, वित्त की समस्या है ही, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक हस्तक्षेप चुनौती है, संसाधनों की कमी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, फंड की कमी है, तो ये चुनौती है। खत्म हो गया चुनौती क्वेश्चन। जाओ मजे करो, भंडारा खाओ आराम से। हाँ जी, बोलिए अब आप। 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर दें, फिर सुनते हैं आपकी। 1 सेकंड, 1 सेकंड, सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर